नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ श्रुतिका थपलियाल और वक्त हो चला इस वक्त की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो आज 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता एक आक्रोश है जो एशिया सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नींव को कमजोर करती है। उन्होंने कहा कि मैं अपने विदेश यात्रा के दौरान यूक्रेन की स्थिति और अन्य मामलों के बारे में अपने समकक्षों के साथ विचार का आदान प्रदान करूंगा और उनसे कार्रवाई करने का आग्रह करूंगा। प्रधानमंत्री के रूप में यह फूमियो किशिदा की पहली भारत यात्रा है। शिखर सम्मेलन 2018 में जापान में आयोजित होने के 3.5 साल बाद हो रहा है। इस साल भारत और जापान के राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ है। उभरती हुई भू राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए भारत और जापान साझेदारी को गहरा करने पर विचार कर रहे हैं। पांच राज्यों में करारी हार झेलने के बाद कांग्रेस के अंदर ही बैठकों का दौर जारी है। ये बैठकें अलग अलग जगह अलग अलग नेताओं ने बुलाई हैं। चुनाव के नतीजों के बाद G23 के कुछ नेता, जो कि कांग्रेस के 23 बागी नेताओं का ग्रुप है, जो लगातार शीर्ष नेतृत्व को चुनौती दे रहा है। अब इस खाई को पाटने के लिए G23 के नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। गुलाम नबी आजाद ने 10 जनपद से निकलने के बाद बताया कि सोनिया गांधी से मिलना कोई खबर नहीं है, वे उनसे मिलते रहते हैं। इस बार भी आने वाले चुनाव को लेकर कुछ चर्चा हुई है। इसके अलावा उन्होंने जानकारी दी कि आगामी चुनाव में जो कांग्रेस की हार हुई है उसको लेकर भी सोनिया गांधी से बातचीत हुई है। जोर देकर कहा गया कि आने वाले चुनाव में एकजुट होकर लड़ा जाएगा जिससे दूसरे दलों को हराया जा सके। इससे पहले फोन पर भी 2 बार सोनिया गुलाम नबी से बात कर चुकी हैं। तब भी कांग्रेस में जारी अंदरूनी लड़ाई को कम करने की कोशिश की थी। इस प्रयास में राहुल गांधी भी एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने भी G23 के नेताओं से संपर्क साधा। उत्तराखंड बीजेपी विधायक दल की बैठक 20 मार्च को देहरादून में आयोजित की जाएगी। इसी बैठक में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 9 दिन बाद तक अभी ये तय नहीं हो पाया कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बार विधानसभा का चुनाव हार गए हैं। बीजेपी ने उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा है। इस वजह से बीजेपी को नया नेता चुनने में दिक्कत आ रही है। इस वजह से बहुमत होने के बाद भी बीजेपी अभी तक राज्य के मुख्यमंत्री के नाम का चयन नहीं कर पाई है। खबरों के मुताबिक आज ही नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक होने वाली है। इसी बैठक में उत्तराखंड के नए सीएम का चयन किया जाएगा। इसके बाद 20 मार्च को होने वाली बीजेपी विधायकों की बैठक में उन सब पर मुहर लगाई जाएगी। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 22 मार्च को हो सकता है। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को दर्शाने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बाद इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा है जिसमें कश्मीरी पंडितों के नरसंहार से संबंधित सभी मामलों को फिर से खोलने और कश्मीर घाटी में हत्याओं की घटनाओं की फिर से जांच करने के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन करने के निर्देश देने की मांग की है। वकील और सामाजिक कार्यकर्ता विनीत जिंदल ने राष्ट्रपति को अपने लिखे पत्र में 1968 और 1990 में कश्मीर पंडितों के नरसंहार के मामलों की जांच के लिए उन्हें फिर से खोलने और जांच के लिए एक SIT के गठन की मांग की है। यूपी में कोरोना के 52 नए मामले सामने आए हैं जबकि कोरोना के कुल एक्टिव मामले 893 हैं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने शुक्रवार को बताया कि प्रदेश में कल तक दिन में कुल 1,09,375 सैंपल की जांच की गई। कोरोना संक्रमण के उत्तर प्रदेश में 52 नए मामले सामने आए हैं। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि विगत 24 घंटों में 83 लोग तथा अब तक कुल 20,45,854 लोग कोविड-19 से ठीक हुए हैं। साथ ही प्रदेश में कोरोना के कुल 893 एक्टिव मामले हैं। कोविड वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर किया जा रहा है। प्रदेश में 17 मार्च 2022 को एक दिन में 1,19,573 वैक्सीन की डोज दी गई है।
पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स में जो बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि रूस ने चीन से यूक्रेन पर अपने आक्रमण को आगे बढ़ाने के लिए सैन्य उपकरणों की मांग की है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि 24 दिनों से चल रहे युद्ध के कारण रूस में सेना के इस्तेमाल के लिए सैन्य उपकरणों की कमी के संकेत मिले हैं। इस कारण रूस यूक्रेन में अपने अभियान को जारी रखने के लिए चीन से मदद की मांग कर रहा है। ऐसी खबरों ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि रूसी सेना के पास सैन्य आपूर्ति, कुल पुर्जे और तेल की कमी हो रही है। भारत के लिए ये खबर चिंता का विषय है क्योंकि भारत अभी भी सैन्य पुर्जों के लिए रूस पर निर्भर है। योगी आदित्यनाथ शनिवार को होली के मौके पर गोरखपुर में घंटाघर से निकलने वाली भगवान नरसिंह होलिकोत्सव शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पर्व और त्योहार की परंपरा हमें अतीत से जोड़ती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता और भाजपा के कार्यकर्ता पिछले 10 दिनों से होली के जोश से सरोबार हैं। 2 साल में पहली बार होली पर कोरोना नियंत्रण में है और मुझे इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने का अवसर मिला है। योगी आदित्यनाथ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को होगा। कार्यक्रम का समय शाम 4 बजे रहेगा। शपथ ग्रहण समारोह के लिए इकाना स्टेडियम में तैयारियां की जा रही हैं। इस खास मौके के लिए गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने शनिवार को चीन में कोरोना वायरस संक्रमण से 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जो जनवरी 2021 के बाद से मृतक संख्या में दर्ज पहली बढ़ोतरी है। चीन में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण के काफी मामले हैं। संक्रमण से दोनों मौतें उत्तर पूर्वी जिलिन प्रांत में हुई, जिसके बाद देश में मृतक संख्या बढ़कर 4,668 हो गई है। चीन में शनिवार को संक्रमण के 2,157 नए मामले सामने आए हैं, जो संक्रमण के सामुदायिक प्रसार से जुड़े हैं। इसमें से अधिकतर मामले जिलिन प्रांत से सामने आए हैं। संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जिलिन प्रांत में यात्रा प्रतिबंध लगाए गए हैं और लोगों को यात्रा के लिए पुलिस की अनुमति लेना अनिवार्य बताया गया है। चीन के वुहान से 2019 के अंत में फैले संक्रमण के बाद से अब तक 4,636 लोगों की मौत हुई है। इन आंकड़ों को अप्रैल 2020 में एक बार उक्तन किया गया है। इससे पहले खबर आई थी कि चीन ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर पाबंदी लगाने वाली एवं अत्यधिक आलोचना का सामना कर रही अपनी जीरो कोविड नीति में ढील देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया है। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को दर्शाने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बाद इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा, जिसमें कश्मीरी पंडितों के नरसंहार से संबंधित सभी मामलों को फिर से खोलने और कश्मीर घाटी में हत्याओं की घटनाओं को फिर से जांच करने के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन करने के निर्देश देने की मांग की है। वकील और सामाजिक कार्यकर्ता विनीत जिंदल ने राष्ट्रपति को अपने लिखे पत्र में 1989 और 1990 में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के मामलों की जांच के लिए उन्हें फिर से खोलने और जांच के लिए एक SIT के गठन की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने शनिवार को विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने, गुस्सा भड़काने और हिंसा को बढ़ावा देने का दुष्प्रचार बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि विवेक अग्निहोत्री की फिल्म, जो घाटी से कश्मीर पंडितों के पलायन पर आधारित है, अत्यधिक समीक्षा मिली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन भी शामिल है। दूसरी ओर आलोचकों ने फिल्म निर्माता पर चेरी पिकिंग की घटनाओं और सभी को एक चित्रित करके मुस्लिम समुदाय और वामपंथी विचारधारा के खिलाफ नफरत भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा है, कुछ फिल्में परिवर्तन को प्रेरित करती हैं, द कश्मीर फाइल्स नफरत को उकसाती है। सत्य, न्याय, पुनर्वास, सुलह और शांति की ओर ले जा सकता है, लेकिन ये फिल्म तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, क्रोध को भड़काने और हिंसा को बढ़ावा देने के लिए इतिहास को विकृत करता है। खास खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए KKD न्यूज के साथ, देखते रहिए KKD न्यूज।